हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं नेट एग्ज़ाम में, वो उसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज आप सब जो पीजीटी, जो टीजीटी और केबीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी मैंने एक पीवाईक्यू की सीरीज़ बनाए हैं। जो भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये 2019 का जो क्वेश्चन है वो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बताना है इनमें से कौन सा पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पर एनिमल फुटप्रिंट एलोंग विथ एस्ट्रोलियन टूल्स, जो एस्ट्रोलियन टूल्स हो गया, जो उसके साथ एनिमल फुटप्रिंट के साथ जो एस्ट्रोलियन टूल्स है वो पाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। अतिरामपक्कम, भीमबेटका, हुंस्की एंड पलेरू। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अतिरामपक्कम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अतिरामपक्कम में ही जो एस्ट्रोलियन, जो एनिमल का फुट प्रिंट है, उसके साथ एस्ट्रोलियन और जो औजार है, छोटे छोटे जो औजार है, वो पाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें ये ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में बताना है जो मेन ऑब्जेक्टिव है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो वो बताना है। फ्रेंड्स, ये टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ही एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और बहुत ये थॉट बेस्ड क्वेश्चन है वो, और इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इससे डिस्कस करने से पहले मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1875 न्यूयॉर्क में हुआ था। और फ्रेंड्स, इसका जो फाउंडर थे वो थे ब्लेवाटस्की एंड कॉर्नल एलकोट। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इंडिया में इसका सेंटर था मद्रास, जो अदियर जो मद्रास में है, वहाँ पर इसका सेंटर था। और फ्रेंड्स, जो यानी बेसेंट थे ना, यानी बेसेंट भी इसका मेंबर था। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स देखो, ये इसमें बताना है जो टू फॉर्म अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, जो एक यूनिवर्सली जो भ्रातृत्व का बोध है उसको जगाना है। टू प्रोमोट द स्टडी ऑफ एंशियंट रिलीजियन, फिलोसॉफीज एंड साइंस। तो जो स्टडी है, जो एंशियंट, जो प्राचीन धर्म हो गया, दर्शन हो गया, जो विज्ञान हो गया, उसको स्टडी का, उसके बारे में उसको प्रोमोट करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रोक्लेम द सुप्रीमेसी ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स, जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हो गया उसको प्रोक्लेम करना, उसको उसको भी मतलब सुप्रीम बनाना। ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्शन डी, टू इन्वेस्टिगेट द लॉस ऑफ नेचर, जो नेचर का लॉ हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करना। एंड डेवलप द डिवाइन पावर लेटेंट, सॉरी फ्रेंड्स, ये लेट एंड नहीं, ये लेटेंट है। LATENT, लेटेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। लेटेंट इन मैन, जो डेवलप्ड करना, जो मनुष्य के आंतरिक जो डिवाइन स्पिरिचुअल पावर है उसको डेवलप्ड करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखो, इनमें से जो इस ऑप्शन देख लेते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स देखो, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ऑफ मैन, इसको तो ये फॉर्म करना, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ही। टू प्रोमोट द स्टडी ऑफ, जो प्राचीन रिलीजियन हो गया, दर्शन हो गया, उसके बारे में स्टडी करना, उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स, ये भी करेक्ट हो गया। और फ्रेंड्स, ये थर्ड ऑप्शन देखो, तो प्रोक्लेम द सुप्रीमेसी ऑफ क्रिस्टान, ये जो ईसाई मत था, जो क्रिस्टान मत था, उसको प्रोक्लेम करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ना, ये गलत होगा। ठीक है। और टू ऑप्शन फोर्थ है, टू इन्वेस्टिगेट द लॉस ऑफ नेचर, जो नेचर, जो लॉस था नेचर का, एंड डेवलप्ड, जो मनुष्य के आंतरिक जो डिवाइन, जो स्पिरिचुअल पावर है उसको डेवलप्ड करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर कोड में चूज़ करना पड़ेगा। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा A, B एंड D। ठीक है फ्रेंड्स। चलो, ऑप्शन होगा
ए, बी एंड डी। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है तो मनसबदारी सिस्टम में जो 2 अस्पा है और सी अस्पा, वो किसने कौन से एम्परर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो फ्रेंड्स चलो पहले 2 अस्पा और सी अस्पा क्या है वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स 2 अस्पा है ना, 2 अस्पा है एक घोड़ा और 2 सवार। ठीक है फ्रेंड्स, एक घोड़ा हो गया और 2 सवार हो गया। और सी अस्पा है एक घोड़ा 3 सवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पद जो है ना वो सृजन किया था, वो इंट्रोड्यूस किया था जहांगीर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जहांगीर ना 1615 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1615 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और फ्रेंड्स ये पद सबसे पहले दिया गया था महाबत खान को। आप ये भी ठीक से याद कर लेना, ये पद ना पहले सबसे पहले दिया गया था महाबत खान को, महाबत खान। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में ना क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस है, इसको ये जो मोनूमेंट है इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये ना ये तो मैच ही है, लेकिन इसका टाइम कब से है उस हिसाब से इसको मैच करना पड़ेगा और आंसर बताना होगा। तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं। जो फ्रेंड्स ये अकबर का टॉम्ब है ना जो सिकंदरा में है, वो बनी हुई है 1605 में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो गोल गम्बुज जो बीजापुर में है वो बना हुआ है 1626 पर। और जो शेख सेलिम चिश्ती का जो मकबर जो टॉम्ब है वो फतेहपुर सिकरी में बना हुआ है और वो बनी हुई है 1580 में। ठीक है फ्रेंड, 1580 पर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स ये चार मीनार है जो हैदराबाद में है वो बना हुआ है 1591 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसके हिसाब से हम सबको करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में आएगा 15 सी, उसके बाद डी, सी डी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद बी। तो करेक्ट ऑप्शन देख लो, सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो फ्रेंड्स 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स ये ना बहुत स्टैटिक सवाल है, ये इसको याद रखना पड़ता है और इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी ना आते हैं। और ये देख लेना अकबर का टॉम्ब कहाँ पर है, गोल गम्बुद कहाँ से है, सेलिम चिश्ती का टॉम्ब कहाँ पर है और चार मीनार कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है अर्ली तमिल लिटरेचर, जो अर्ली तमिल लिटरेचर है वो प्रोवाइड एविडेंस, वो किस बात का साक्ष्य देते हैं। तो जो ऑप्शन देख लेते हैं, एब्सेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम उस टाइम नहीं था, एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, एक बहुत ही जटिल राजनीतिक एंड इकोनॉमिक जो सिस्टम है, ग्रोथ ऑफ आर्यन इन्फ्लुएंस, जो आर्यन का प्रभाव था, आर्य का प्रभाव था वो बढ़ रहा था, और एक रिजिड कास्ट सिस्टम। तो एक बहुत रिजिड मतलब एक बहुत कठिन एक कास्ट सिस्टम था, प्रिवेल करता था दैट टाइम। तो फ्रेंड्स ये अर्ली तमिल लिटरेचर दैट मीन्स ये ना संगम काल की बात कर रहा है। तो एक संगम काल के बारे में ये जो सच है वो एब्सेंट ऑफ कास्ट सिस्टम, उस टाइम ना जाति जो कास्ट सिस्टम था, जो जाति भेद प्रथा था वो ना नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स साथ ही साथ ना ये भी जान लो कि उस टाइम ना जो भी नहीं था, और फ्रेंड्स दास प्रथा भी नहीं था, और जो विधवा विवाह हो गया, जो पुनर्विवाह हो गया वो प्रचलित था, और सती प्रथा भी प्रचलित था, और जो समाज है वो चारों वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं देखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन चार वर्ग जो थे उस टाइम वो देखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड फैक्ट भी आप याद कर लेना कि विधवा विवाह या पुनर्विवाह थी कि नहीं थी। तो और सती प्रथा थी, पूर्ण विवाह विधवा विवाह और पुनर्विवाह भी थी, दास प्रथा नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो फ्रेंड्स देखो, इसको इसको भी ना क्रोनोलॉजिकली अरेंज ही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख, चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट में बताना है जो रेगुलेशन 17 है वो डिक्लेयर किया था सती इलीगल है बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो फ्रेंड्स ये कब डिक्लेयर किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आप सभी जानते हो, ये 1929 पे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में भी क्रोनोलॉजिकली बताना है जो एक्ट, जो लेजिस्लेशन जो पास हुआ था जो ब्रिटिश के द्वारा, तो वो भी इसमें बताना है। और फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में भी ना डेट के हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन ए में बताना है, ऑप्शन ए में बताया है जो रेगुलेशन 17 है जिसके द्वारा सती प्रथा को बंगाल प्रेसिडेंसी में निषेध किया गया था, वो है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट जो 15 है। और एक्ट 5 जिसके द्वारा जो स्लेवरी, जो दास प्रथा थी, जो गुलामी थी, उसको इलीगल बताया गया है इंडिया में। और जो रेगुलेशन 3 है जिसके जिसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था जो इन्फेंटिसाइड है, जो शिशु हत्या है, वो एक मर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टाइम बताना है। तो चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एक्ट 17 है ना फ्रेंड्स, ये एक्ट को भी ना बहुत अच्छे से याद कर लेना। जो सती प्रथा इलीगल बताया गया था एक्ट 17 के द्वारा, वो फ्रेंड्स वो हुआ था 1829। ठीक है। और फ्रेंड्स जो विडो रीमैरिज एक्ट, ये जो एक्ट 15 के द्वारा किया गया था, वो है 1856। ठीक है। और जो एक्ट 5 है जो स्लेवरी का इलीगल बताया गया था, जो दास प्रथा को इलीगल बताया गया था इंडिया में, वो है 1843। ठीक है फ्रेंड्स। और जो रेगुलेशन 3 जो के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया था इन्फेंटिसाइड एक मर्डर है, तो वो है 1803। तो फ्रेंड्स किसी किसी बुक में ना आप 1803 या 1804 भी पाओगे। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन होगा फर्स्ट डी, उसके बाद होगा ऑप्शन ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। डी ए सी बी, देखो डी ए सी बी, तो ऑप्शन देखो 4। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप इसका टाइम के साथ साथ कौन रेगुलेशन कैसा एक्ट है वो भी याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, ये हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड, इनमें से कौन है जो स्टेट किया था, जो दावा किया, किसने कहा था आई विश टू हैव डिफरेंट एंड राइवल स्पिरिट इन डिफरेंट रेजिमेंट। मैं अलग अलग रेजिमेंटों में एक अलग और प्रतिद्वंदी भावना रखना चाहता हूँ। सो दैट, ताकि सिख माइट फायर्ड इनटू हिंदू, जो सिख है वो ज़रूरत पड़ने से गोरखा इंटू इधर विदाउट एनी स्कर्पल इन केस ऑफ नीड, जो ज़रूरत पड़ने पर जो सिख है वो हिंदू गोरखा या दोनों पर बिना किसी संकोच से, बिना किसी संदेह के फायर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट कौन दिया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स ये भी ना याद करने वाला ही है। तो चलो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कार्जन, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, थर्ड ऑप्शन चार्ल्स वुड एंड फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड डालहौसी। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट दिया था चार्ल्स वुड ने, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये और चार्ल्स वुड ही थे जो ये स्टेटमेंट ये बोला था, मैं अलग अलग रेजिमेंटों में एक अलग और प्रतिद्वंदी भावना रखना चाहता हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पे जो सिख है और जो गोरखा ये दोनों पर बिना किसी संदेह के फायर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कथन है चार्ल्स वुड का। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।